देखिए अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है उसका ये आए हुए प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आए हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना। ये इनको हम लोगों को देखना है कि प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। पहले तो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली, ठीक, चीज़ों को समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आप नैतिकता यानी इथिक्स से क्या समझते हैं, ठीक, और इसके निर्धारक क्या है, व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेंट्स, इनके डिटर्मिनेंट्स। कल हम लोग डिटर्मिनेशन पढ़े थे, आयाम, ठीक। उसके बाद नैतिकता मूल्यों से कैसे अलग है, ठीक है ना, नैतिकता मूल्यों से कैसे अलग है। अब इसमें आइए, सबसे पहले नैतिकता को देख लेते हैं। नैतिकता का मतलब क्या, मोरालिटी, ठीक है ना। यहाँ इथिक्स लिखा है, इथिक्स यानी नीति शास्त्र, लेकिन नैतिकता यानी मोरालिटी। नैतिकता व्यवहार के लिए दिशा निर्देश होते हैं। क्या होते हैं, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस हाउ टू बिहेव, ठीक है ना, हम लोग कैसे व्यवहार करें उसके लिए दिशा निर्देश है, ठीक है ना। मतलब क्या, हमको सत्य बोलना है, हमको सबके साथ हिंसात्मक नहीं अहिंसात्मक रूप से पेश आना है, ठीक है ना। तो मतलब ये सब क्या है, दिशा निर्देश है, ठीक है ना, जिसमें नैतिकता यानी मोरालिटी के सवाल सम्मिलित होते हैं, ठीक। उसी जगह मूल्य आ जाइए, तो मूल्य हमने बताया कि ये आदर्श होते हैं, दीज आर द आइडियल्स, ठीक है ना। आदर्शों का रूप हो और सिद्धांतों, ठीक है ना, मूल्यों को सिद्धांतों और आदर्शों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण चुनाव में मदद करते हैं। अधिक महत्वपूर्ण का मतलब क्या, भाई सच है झूठ है, अधिक महत्वपूर्ण क्या है, सच, ठीक है ना। हिंसा है अहिंसा है, हमारे समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है, अहिंसा, हिंसा नहीं कि तलवार लेके हमेशा खड़े हो, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल क्या, ये मूल्य कहलाते हैं। तो मूल्य हमारे क्या है, आदर्श या सिद्धांत, जो हमें क्या शुभ है उसको चुनने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। लेकिन मोरालिटी क्या है, मोरालिटी हमारा व्यवहार है, जो समाज हमसे अपेक्षित कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, ठीक है ना। और नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र यानी इथिक्स, आचरण और जो भी हमारा चरित्र है उसका विज्ञान है, ठीक है ना, जिससे हम लोग सीखते हैं, ठीक। आगे आइए, क्या करता है, ये तो अर्थ हो गया, क्या करता है। नैतिकता क्या करता है, यह किसी क्रिया को करने को सीमित करता है, ठीक है ना, कंस्ट्रेन कर रहा है। और ये क्या है, ये मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, ठीक है ना, कि भाई आपको ये करना है। क्यों, क्योंकि यही बता रहा है कि क्या हमें चुनना है, चुनाव करना है, ठीक है ना। आगे आइए, क्या है ये, मतलब नैतिकता क्या है, ये नैतिक सिद्धांतों का एक तंत्र है, ठीक है ना, जो हम व्यवहार में ला रहे हैं, ठीक। और यह क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है, ये सोचने के लिए उत्तेजक का कार्य कर रहा है। उत्तेजक का मतलब स्टिमुलेंट का कार्य कर रहा है, मोटिवेशन, ठीक। दी गई स्थिति नैतिक रूप से सही है या गलत, यही ये कहता है, ठीक है ना। जो स्थिति आपको दिख रही है वो देखने में ही पता चल जाएगा कि हिंसा सही है कि अहिंसा सही है, ठीक। तो स्थिति आपको बता देगा कि विच कंडीशन इज बेस्ट फॉर अस, ठीक है ना, हमारे लिए क्या अच्छा है, ठीक। और ये क्या है, जो हम करना या हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में बता रहा है, ठीक। क्या निर्धारित करता है, ये सही या गलत, राइट या रॉन्ग। और मूल्य महत्ता का स्तर, महत्ता का स्तर क्या, कि उस कंडीशन के लिए क्या उचित है, ठीक है ना। जैसे हमने बताया था मूल्य बदलते रहते हैं, भौगोलिक, उधर का मूल्य कुछ और, यहाँ का मूल्य कुछ और, ठीक है ना। तो महत्ता किसकी दी जा रही है उस पर वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो दीज आर द डिफरेंसेस। ये आपका दिया है मूल्य और नीति शास्त्र। मूल्य क्या है, दर्शन शास्त्र की वह शाखा है, सही या गलत का निर्धारण करते हैं कौन, मूल्य। लेकिन नीति शास्त्र सही क्या है या गलत क्या है उसके संबंध में व्यक्तिगत या सामूहिक विचार है, ठीक है ना। उसी का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, नीति शास्त्र कहलाता है, ठीक।
अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नैतिकता का संबंध व्यक्ति और समाज के लिए क्या अच्छा है से है। ठीक है ना, ये नैतिकता का संबंध है। ठीक, यहां एक चीज परिभाषा दिया हुआ है, पहले इसे जान लीजिए। समाज में संबंधित वह मानवीय विज्ञान जो समाज को कुछ निश्चित नैतिक मूल्य और सिद्धांत प्रदान करता है, जिसके आधार पर समाज में रहने वाले मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? नीति शास्त्र। ठीक, मानव व्यवहार, हमने कहा था व्यवहार ही नैतिकता है। उचित व्यवहार जो समाज स्वीकृत कर रहा है वो नैतिकता है। ठीक है ना, क्लियर? तो मानव व्यवहार में सही गलत उचित अनुचित की मीमांसा नैतिकता कहलाती है। ठीक है ना, क्लियर? अब यहां दिया है नैतिकता का संबंध व्यक्ति और समाज के लिए क्या अच्छा है उससे। ठीक, नैतिकता के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एथिक्स लैटिन भाषा में इथॉस से बना है, जिसका अर्थ रीति रिवाज चरित्र स्वभाव से होता है। अब नीति शास्त्र निम्नलिखित दुविधाओं को शामिल करता है: अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, हमारे अधिकार और जिम्मेदारियां, सही और गलत, नैतिक निर्णय क्या अच्छा क्या बुरा। ठीक है ना। अब ये निर्धारक तत्व हैं। निर्धारक तत्व में जैसे व्यवहार में क्या अनैतिक है क्या नैतिक है, अच्छाई और बुराई। ठीक है ना। इन आधारों पे अगर देखा जाए तो 3 घटक का प्रयोग किया जाता है। एक दिया है मानव क्रिया या मानव कार्य का उद्देश्य। ठीक है ना। इसमें क्या है, क्रियाकलापों के आधार पर दिया गया है। जैसे दिया है मानव क्रिया के उद्देश्य को सामान्यतः नैतिकता निर्धारण का प्राथमिक कारक माना गया है। ठीक है ना। मानव क्रिया, कि मानव क्रिया ही निर्धारण करेगी एक्चुअल में, ठीक है ना, नैतिकता का। इसी उद्देश्य के तहत ही किसी क्रिया को नैतिक, अनैतिक या तटस्थ यानी उदासीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नैतिक रूप से सही कार्य के लिए इसका उद्देश्य भी सही होना चाहिए। ठीक। प्रत्येक क्रियाकलाप के उद्देश्य पर निम्नलिखित सिद्धांत लागू है। कोई क्रिया जिसका उद्देश्य बुरा है, स्वभावतः वह बुरा ही है, कुछ भी उसे सुधार नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए एक झूठ को वक्ता के दिमाग में है, इसके विपरीत बोलना सदैव झूठ ही रहेगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल क्या है कि ये मानव क्रियाकलापों से ही क्या हो रहा है, डिफाइन हो जा रहा है। ठीक है ना। फिर है मानवीय क्रिया की परिस्थिति। अब जैसे है परिस्थितियां वे गुण हैं जो अमूर्त कार्य को ठोस और व्यक्तिगत बनाती है। ठीक है ना। नैतिक परिस्थितियां मानवीय क्रियाओं की अच्छाइयां या बुराइयां को बढ़ा सकती है, जैसे भूखमरी। ठीक है ना। भूखमरी के शिकार व्यक्ति को भोजन देना, भोजन देने का कार्य उदासीन है, परंतु भूखमरी से पीड़ित व्यक्ति को भोजन देना इसे नैतिक बनाता है। ठीक है ना, क्लियर। मतलब देखिए यहां क्या है कि भोजन देना और आवश्यकता पड़ने पर भोजन देना दो अलग अलग चीजें। ठीक है ना। जो आवश्यकता पड़ने पर मतलब भूखमरी से पीड़ित व्यक्ति को भोजन दे रहा है, वो उसको क्या बना रहा है, नैतिक बना रहा है। ठीक है ना, क्लियर। इसी तरह किसी भिखारी को एक दिन का खाना या भोजन देकर उसे लूट लेना भोजन देने के कार्य को क्या कर दे रहा है, अनैतिक। ठीक है ना। कई कई आजकल दिखाता भी है, आप लोग देखते भी होंगे। ठीक है ना, कि 5 रुपया दिया, 10 रुपया क्या कर लिया, उसी के प्लेट से ले लिया। ठीक। तो ये नैतिक कार्य है कि अनैतिक है, अनैतिक है। ठीक। आगे आइए, कुछ दार्शनिकों का मानना है कि वे परिस्थितियां एकमात्र वे शर्त हैं जिनके आधार पर मानवीय क्रियाकलापों के नीति शास्त्र का निर्धारण किया जा सकता है। मानवीय क्रिया का परिणाम, ठीक, मानवीय क्रियाकलाप का परिणाम वह उद्देश्य है जिससे कोई व्यक्ति कार्य करते समय दिमाग में रखता है, अर्थात किसी व्यक्ति का इरादा यानी इंटेंशन। ठीक है ना। जैसे अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपका इंटेंशन सही है तो निश्चित रूप से परिणाम भी क्या होंगे, सुखद होंगे।
अगर आपका इंटेंशन ही गलत है तो क्या सुखद होगा? वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो वही यहाँ है क्या कि मानवीय क्रिया का परिणाम, एक अच्छा इरादा किसी कार्य को और बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए किसी गरीब व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करने के इरादे से थोड़े पैसे देकर व्यवसाय शुरू कराने में मदद करना। ठीक है ना? ये क्या करेगा? ये मतलब आपका इरादा अच्छा है, सोच अच्छी है कि आप उसको क्या कर रहे हैं? विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है ना? अपनी सहायता से। ठीक, अब ये है मूल्य। ये तो नैतिकता के बारे में हो गया। यहाँ मूल्य को डिफाइन कर दिया है और मूल्य के बारे में मैंने आपको डिफाइन कायदे से कर भी दिया है कि मूल्य हम कहाँ कहाँ सीखते हैं, कौन चीज़ें हैं जो मूल्य को प्रभावित करती हैं। फैक्टर्स आपको डिफाइन कर दिया कि भौगोलिक स्तर पर, इस स्तर पर, ये जननांकीय स्तर पर, ठीक, सारे स्तरों पर वो प्रभावित होते हैं, वो आप देख लेंगे। आगे आइए, यहाँ दिया हुआ है जैव नीति शास्त्र यानी बायोलॉजिकल एथिक्स या आपका मेडिकल एथिक्स। ठीक है ना? क्लियर? मेडिकल एथिक्स या बायोलॉजिकल एथिक्स, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इसका पूछा गया है जैव नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं? ठीक, भारत में जैव नीति शास्त्र से संबंधित मुद्दे क्या हैं, चर्चा की है। ठीक है ना? क्लियर? अब जैव नीति शास्त्र जान लीजिए। जैव नीति शास्त्र की वह शाखा है जिसमें गर्भपात, ठीक है ना, उसके बाद पशु अधिकार, ठीक है ना, या इच्छा मृत्यु, यूथनेशिया जैसे विशिष्ट एवं विवादास्पद नैतिक मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है। और भी कई मुद्दे हैं जैसे क्लोनिंग हमने बताया, बायोटेक्नोलॉजिकल जो भी आजकल प्लांट बना रहे हैं, जैसे बीटी कॉटन हो गया, ठीक है ना, बीटी ब्रिंजल हो गया, ठीक है ना, तो उसके दुष्प्रभाव भी हैं, प्रभाव भी हैं, ठीक है ना, नैतिक पक्ष भी है, नैतिक पक्ष भी है। तो इस सब को लेकर के ये क्या है, बायोएथिक्स है, उन्हीं का विश्लेषण करना है। इसके द्वारा नैतिक सिद्धांतों के ज्ञान का उपयोग कर दुविधाओं को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। भाई हम लोग उस क्या करते हैं, नैतिक सिद्धांतों को पक्ष में रखते हैं और देखते हैं कितना ये सही है और गलत है, ठीक, उन्हीं दुविधाओं को दूर किया जाता है। इसकी भूमिका को स्वास्थ्य संस्थानों में अनैतिक प्रथाओं के बारे में प्रश्न उठाने, नए और आने वाली जैव प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाली नई जैव रासायनिक समस्याओं से मुकाबला करने और दुनिया के आर्थिक रूप से अविकसित क्षेत्रों के मध्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों और वितरण की चुनौतियों का समाधान करने के संदर्भ में समझा जा सकता है। अब ये जगह बता दिया कि कहां कहां नैतिक अनैतिक पक्ष देखा जाता है, कहां कहां देखा जाता है। जैसे आप देख ही रहे हैं क्या, जैव प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में, ठीक है ना भाई, उससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैव प्रौद्योगिकी यानी क्या, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, हमने अभी बताया बीटी कॉटन, भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करके हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना, और कई इंजेक्शंस का निर्माण कर रहे हैं। इंसुलिन निर्माण भी जो है ये बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेट कर रहा है, इसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कितना सही कितना गलत। उनके अलावा आपका क्या है कि दुनिया के आर्थिक रूप से अविकसित क्षेत्रों के मध्य स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं, भाई डॉक्टर्स भेजे जाते हैं, यहाँ से वहाँ भेजे जा रहे हैं। WHO ने कई देशों के काबिल डॉक्टर्स को एक देश से दूसरे देश में सेवार्थ भेजा है, ठीक है ना, भेजा है। उनकी वहाँ क्या क्या चिंताएं आ रही हैं, क्या क्या दुविधाएं आ रही हैं, उस सब को इथिक्स में शामिल करना है। इनके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे और वितरण की चुनौतियां, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं, दवाओं के वितरण संबंधी कई समस्याएं है कि नहीं है, ठीक। अब जैसे देखिए कि आप खुद देख रहे होंगे कि आजकल क्या चल रहा है, नए ऐप्स चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं ऐसे ही देख रहा था तो उसमें एक ऐप के बारे में बता रहा था
कि वो जो बाजार में दवाएं बिक रही हैं उसका जस्ट आधा आप पे करो और दवा आपको मिल जाएगी, सही भी रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए समझिएगा इसको। जैसे है क्या कि मान लीजिए वो ऐप है, आपने ऐप लिया, ऐप डाउनलोड किया, कोई भी दवा, मान लीजिए किसी दवा का कुछ भी नाम है, मान लीजिए एम्लोप्रेस 80 करके, ठीक, आपने उस दवा का नाम लिखा, मान लीजिए वो दवा 400 में मिल रही है। अब 400 में मिल रही है तो क्या वो दवा जब आप कर रहे हो तो सेम कंपोजिशन की दवा आपको क्या मिल रही है, दूसरे कंपनी के द्वारा सेम कंपोजिशन का जस्ट आधे दाम में आपको घर पर अवेलेबल हो जा रहा है। ठीक, अब आप कहोगे कि नहीं यार ये गलत दवा है, ये कैसे, हम तो अभी तक वो खा रहे थे अब ये खा रहे हैं। तो भाई जो एक ही सॉल्ट दो कंपनियां एक नाम से तो निकाल नहीं सकती हैं, अलग अलग नाम से निकालेंगी। ठीक, डॉक्टर्स भी देते हैं, अगर आप कोई मेडिकल फील्ड का होगा तो ये जरूर जानेगा कि डॉक्टर्स भी सॉल्ट लिखते हैं। एक्चुअल में दवा का नाम क्यों लिखते हैं, रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो कंपनियां उनको काफ़ी क्या करती हैं, मतलब पैसा देती हैं उसके लिए। डॉक्टर्स के पास कंपनियां जाती हैं, कहते हैं साहब आप हमारी दवा चला दो, ठीक है ना। और क्या है उसमें, क्या होता है कि हाई फाई कंपनी है तो वो अपने हिसाब से रेट लगाएगी, रेट वहाँ कंपनी ने लगाया जहाँ बनी। ठीक, उसके बाद क्या है कि वो मार्केट में जो होलसेलर है उसके पास गया तो कुछ रेट बढ़ के गया, वो जो फिर आपका ये फुटकर व्यापारी हुए हैं उन तक गया तो रेट बढ़ करके गया और फाइनली उसने बढ़ा करके आपको दिया, तो मतलब वो लगभग क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो यहाँ क्या हो गया कि एक ही सॉल्ट का क्या है, मेन तो आपका सॉल्ट है, कंपनी बस बदल गई है तो उसका वो नहीं है। तो यहाँ इन चीज़ों को किसको समझना चाहिए, इसको डॉक्टर को समझना चाहिए कि डॉक्टर को केवल क्या लिखना चाहिए, सॉल्ट लिखना चाहिए और कहना चाहिए कि यस आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ यही होता है, जो हमारे यहाँ अशिक्षित क्षेत्रों से आते हैं वो क्या करेंगे, वो फाइनली दवा को ऊंचे दामों में खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी क्षमता नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर के या किसी भी अन्य साधन का प्रयोग करके वो दवाओं को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि भाई अब जीवन बचाना सबका कार्य है, ठीक, तो वो किसी न किसी तरीके से क्या कर रहे हैं, गलत तरीके भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम मेडिकल इथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक, मेडिकल इथिक्स का यही कहना है क्या कि सबको सुचारू रूप से वो सहायता क्या हो, प्राप्त हो, सब में क्या हो, निस्वार्थता हो, ठीक है ना। यहाँ प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा डेवलप है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ पे बात है कि वहाँ वितरण की चुनौतियाँ, ठीक है ना, बहुत तरीके से वितरण की चुनौतियाँ आती हैं। अभी आप देखते हो कि सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर हैं तो वो वही दवा लिखेंगे जो सरकारी अस्पताल में रहता है, उनके अलावा नहीं लिखते हैं। और वो मरीज लेकर ठीक भी हो जाता है, कैसे ठीक हो जाता है, और वो बस 1 रुपए की पर्ची कटाने पे ही मिल जा रहा है, कैसे मिल जा रहा है। तो वो उन्होंने क्या लिखा, केवल सॉल्ट लिखा, ठीक है ना। और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या जैसे भी हैं वो क्या कर रहे हैं कि हाई फाई दवाएं लिख दे रहे हैं और फाइनली उसी के जरिए क्या हो रहा है, बंदा उसी में फंसा रह जा रहा है, ठीक है ना। क्लियर, तो ये चीजें थोड़ी सी हैं। आगे आइए, दूसरे शब्दों में कहें तो जीव विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति से उत्पन्न नैतिक मुद्दों और उनसे संबंधित अन्य शाखाओं और प्रश्नों को जैव नीति शास्त्र में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये तो रहा आपके जैव नीति शास्त्र के बारे में। अब आइए, भारत में संबंधित मुद्दे कौन कौन से। एक समसामयिक मुद्दा है, कौन, इच्छा मृत्यु या दया हत्या, ठीक है ना, इसको यूथनेशिया कहते हैं। लेकिन भारत में पैसिव यूथनेशिया ही अलाउ है, एक्टिव यूथनेशिया अलाउ नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा।
अब इसमें क्या है, जैव चिकित्सा से जुड़ा मुद्दा रहा है ये, और चिकित्सा सहायता प्राप्त आत्महत्या के समर्थकों को लगता है कि किसी व्यक्ति की स्वायत्तता का अधिकार उसे एक दर्द रहित मृत्यु का चयन करने के लिए स्वतः ही अधिकार दे देता है। मतलब अगर कोई प्राणी ऐसा है कि एकदम मौत के कगार पर है, ठीक, अब उसके बचने के चांसेस नहीं है, दर्द में है, पीड़ा में है, तो उसे एक इंजेक्शन के द्वारा या उसे उसके जीवन को खत्म करने का अधिकार है। ठीक है ना, क्लियर ये चीजें। वहीं विरोधियों को लगता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु में एक चिकित्सक की भूमिका चिकित्सकीय पेशा के केंद्रीय सिद्धांत का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। अब वो चीख चीख के कह रहा है कि भाई हमें क्या कर दो, मुक्त कर दो जीवन से। डॉक्टर जा रहा है इंजेक्शन लगाने, तो भाई उसके प्रोफेशन पे दोष लग रहा है कि हमारा काम तो जीवन देना है, जीवन लेना तो नहीं है। ठीक है ना, तो उसका भी उल्लंघन है। ठीक, तो उल्लेखनीय है कि भारत में निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब क्या, पैसिव इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया की अनुमति तो है, किंतु सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं है। ये याद रखिएगा कि भारत में पैसिव यूथनेशिया है। ठीक है ना, आगे आइए, गर्भपात दूसरा मुद्दा है। पहले तो मुद्दे जान लीजिए कि कौन कौन से मुद्दे हैं। ये है जैव नीति शास्त्र, ठीक, जिन मुद्दों पे हमारे नैतिक अनैतिक पक्ष बनते हैं वो सारे ये मुद्दे हैं। पहला क्या, सभी तक स्वास्थ्य की पहुंच है कि नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या, प्रत्यारोपण नीति शास्त्र। प्रत्यारोपण का मतलब क्या, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है ना, ट्रांसप्लांट करना। ठीक है ना, आजकल दुनिया भर के ट्रांसप्लांट चल रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्रांसप्लांट, ठीक है ना, और कई कई चीज ट्रांसप्लांट हो जा रहा है। ठीक है ना, आगे आइए, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, क्लियर। तो बायोटेक्नोलॉजी ने भी आज क्या किया हुआ है, अलग किया हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक, इनके अलावा आप एआई भी लिख सकते हैं। एआई भी आज क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। ठीक है ना, कारगर है ये। ठीक, आगे आइए, वैज्ञानिक अनुसंधान। दूसरा क्या, अंग व्यापार, फिर मानव क्लोनिंग, इनके अलावा पशु अधिकार। ठीक है ना, एनिमल राइट्स, पर्यावरण एथिक्स, और इनके अलावा इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया, जेनेटिक एथिक्स, गर्भपात। ठीक है ना, ये सारे मुद्दे हैं। ठीक है ना, आप जैव नीति शास्त्र में इनका वर्णन करेंगे, बताएंगे इनके बारे में। ठीक, अब आगे आइए, जैसे यहां दिया हुआ था क्या, गर्भपात में। गर्भपात का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कानूनी और राजनीतिक संदर्भ जटिल। अभी हम लोग गर्भपात के बारे में भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन है उस पर। मतलब हर पहलू इसका है। ठीक है ना, कई लोग सामाजिक तौर पे इसको गलत मानते हैं, कई लोग अच्छा मानते हैं। सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से कई लोग गर्भपात, कई कई धर्म में इसको अच्छा माना जाता है, कई में बुरा है। ठीक, कानूनी रूप से ये बुरा है। हर जगह आजकल क्या कर दिया गया है, एक प्रोसेस है एमिनोसिंथेसिस। एमिनोसिंथेसिस के जरिए हम लोग करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, वी डिटरमाइन द सेक्स। सेक्स का मतलब क्या, लिंग परीक्षण। ठीक है ना, सारे हॉस्पिटल्स में क्या लिखा रहता है कि लिंग जांच करवाना क्या हो, कानूनन अपराध है। तो कानूनी रूप से भाई क्यों ये कराया जाता है, ताकि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम बेटी को क्या करवा दे रहे हैं। ठीक, तो ये सबसे निजात पाने के लिए इसका कानूनी दायरा बनाया गया है। तो वहां नैतिक पक्ष, अनैतिक पक्ष, आपका राजनीतिक संदर्भ देखना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, यह चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति से और जटिल हुआ है। ठीक है ना, जन्म पूर्व नैदानिक तकनीकों, भाई जाहिर सी बात है, पहले अगर आप तकनीक नहीं थी, पता नहीं चल पाता था कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है ना, अब जब पता चल गया है तो और गर्भपात बढ़ गया है। पहले क्या था, पहले तो ये था कि लड़का होगा या लड़की, ये तो पता था है नहीं, तकनीक थी नहीं, एमिनोसिंथेसिस। अब क्या है, अब पता चल जा रहा है। जब नहीं पता था
तो भाई बच्चा तो पैदा होता था, पैदा होने के बाद हो सके दया आ जाए, बच्चे को नहीं मारते थे, अन्य चीजें, ठीक है ना। हाँ ये था कि कन्याओं के लिए हेय दृष्टि था, उस तरह का समाज डेवलप हो रहा था। अगर पितृसत्तात्मक सत्ता है, वो समाज है, तो जाहिर सी बात है कि उस जगह बेटियों का बहुत ज्यादा मतलब स्तर नहीं था। मातृसत्तात्मक है तो उन जगहों पे भी ऐसा देखा जाता था, ठीक है ना। तो इस जैसा समाज उस हिसाब से, लेकिन जब टेक्निकें डेवलप हो गई, तकनीक डेवलप हो गई, तब तो पता चल जा रहा है, और पता चल रहा है तो फिर गर्भपात हो रहा है। तो वही चीजें हैं। आगे आइए, जन्म पूर्व नैदानिक तकनीकों की एक श्रृंखला और लिंग आधारित पूर्व धारणा एवं आनुवांशिकी आधारित तकनीकों के उद्भव ने हाल ही में लिंग या अन्य असमानताओं के संदर्भ में भ्रूण की स्थिति जानना संभव बना दिया है। इसने महिलाओं और उनके परिवारों को चयनात्मक गर्भपात, ठीक है ना, सेलेक्टिव के उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब सरोगेसी आ गया। सरोगेसी और कृत्रिम गर्भधारण से जुड़े मुद्दे भी नीति शास्त्र से संबंधित हैं, ठीक है ना। सरोगेसी आप लोग जान रहे हैं, हमने कल बताया था किराए की कोख, ठीक है ना। किराए की कोख कहा जाता है किसको? सरोगेसी को। सरोगेट मदर, जिसके पास पैसा है, बच्चा नहीं है, वो दूसरे को पैसा देता है गर्भधारण करने के लिए, और जन्म पश्चात उस बच्चे को लेता है, अपना नाम देता है। दैट पर्टिकुलर इज सरोगेसी। ये सरोगेसी है, किराए की कोख कहा जाता है। तो ओवरऑल ये, और कृत्रिम गर्भधारण, IVF टेक्नोलॉजी आ गया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? कृत्रिम गर्भधारण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कई प्रोसेसेस आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं इसके नैतिक अनैतिक मुद्दे हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसी में आएगा। आगे आइए, वैज्ञानिक अनुसंधानों ने स्टेम सेल अनुसंधान में एक क्रांतिकारी प्रयास सिद्ध हुआ है। मधुमेह, हृदय रोग, रीढ़ हड्डी में चोट, पार्किंसंस, उलझन जैसी लाइलाज और अपरिवर्तनीय बीमारियों के उपचार में स्टेम कोशिकाओं से जुड़े अनुसंधानों ने पर्याप्त सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। इसमें डिजाइनर बेबी से संबंधित चिंताओं में गंभीर जैव नैतिक मुद्दों को उठाया है। डिजाइनर बेबी समझिए, होता क्या है कि डिजाइनर बेबी आजकल एक बार इस तरह का प्रश्न भी आया हुआ है। डिजाइनर बेबी क्या होता है कि जैसे हमें किसी में कुछ गुण अच्छा लगा, तो उन कैरेक्टर्स को ले करके क्या किया जाता है? टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे को जन्म दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर इनके बड़े करली बाल हैं तो वो वाला कैरेक्टर का जीन लेकर के, ठीक, पता चला कि ये बड़े शांत स्वभाव के हैं तो ये कैरेक्टर बड़ा अच्छा, तो ये वाला गुण डाल दिया, ठीक। इनका माइंड बड़ा अच्छा है, तेज कैप्चर करता है, तो ये वाला गुण, तो दुनिया भर के गुण को लेकर के एक डिजाइनर बेबी तैयार कर दी जाए, ठीक है ना। डिजाइनर बेबी का ये ना समझिएगा मतलब कि डिजाइन वाला बेबी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, मतलब द बेबी विच हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स एट ऑल, ठीक है ना, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। कहाँ से आया? डिफरेंट सोर्सेस से आया, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये क्या है? ये डिजाइनर बेबी है। इसका भी नैतिक मुद्दा है कि जो बच्चे के माता पिता से गुण आने थे वो क्या बच्चे में आ रहे हैं? नहीं, वो तो बनावटी बच्चा हो गया। इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? डिजाइनर बेबी, ठीक है ना। क्लियर? तो ये भी एक नैतिक अनैतिक पक्ष इसमें है, ठीक। उसके बाद आ जाइए, जैव नीति शास्त्र से जुड़े मुद्दों में वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारण शामिल होते हैं और प्रत्येक स्थिति में काफी अनदेखी, अनोखी और जटिल होते हैं। मतलब सबके अपने लॉजिक्स हैं, ठीक है ना। सबके अपने लॉजिक्स हैं कि मतलब अगर IVF टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो कई धर्म में कबूल ही नहीं करेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे धर्म से बहिष्कृत कर दो, ठीक है ना। तो कानूनी रूप से भी कुछ उसके रूल्स होते हैं, ठीक है ना। सरोगेसी में भी कानून है, ठीक है ना, कि आप सरोगेट मदर उसी को बना सकते हो जो क्या हो? शादीशुदा हो, ठीक है ना। क्लियर? सरोगेट मदर कोई भी मतलब मैरिड वुमन ही होनी चाहिए,
ठीक है ना, अनमैरिड नहीं होनी चाहिए, उसका एक अलग वो है। ये भी है कि उसे भी अपना एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है ना। पता चले कि उसके बाद उसको बच्चा ही ना हो तो जा करके पहले वाले से जिसको उसने किराए पे दिया, मतलब पैसा ले करके दिया, उसी पे अपना हक जमाने लगी कि भाई मैच करवा लो, ठीक है ना, हमारा ही बच्चा है, ठीक है ना। तो कई संकट आ सकते हैं कानूनी रूप से, और इसी वजह से शर्त रखी जाती है कि इन वही सरोगेट मदर बन सकती है जिनमें ये गुण हो, तभी वो सरोगेट मदर हो। भाई एक बच्चा ऑलरेडी है तो वो दूसरे के लिए हक जमाने नहीं आएगी, ठीक है ना, क्लियर। तो सब शर्तें रखी गई हैं, उसको आप विस्तार में पढ़ोगे तो जानोगे। तो वही है कि सबके अपने वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारण शामिल है, कानूनी शामिल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीजें। और प्रत्येक स्थिति काफी अनोखी होती है और जटिल होती है, ठीक। आधुनिक युग में जैव नीति शास्त्रियों को इन सभी कारकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जो आधुनिक समाज में नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ आगे ये फिर जैव नीति शास्त्र का ही है, ठीक है ना। ये क्या है, विभिन्न पशुओं के क्लोन बनाने में सफलता प्राप्ति के बाद वर्तमान में मानव क्लोनिंग बहस का एक मुद्दा हो गया, मानव क्लोनिंग, ठीक। मानव क्लोनिंग से जुड़े हुए नैतिक व अनैतिक पक्षों को विचार कीजिए, ठीक है ना, कि भाई ह्यूमन क्लोनिंग है उसको, अब देखिए क्या है क्लोनिंग, पहले समझिए क्या है क्लोनिंग। एक कोशिका या एक जीव की आनुवंशिक रूप से समान प्रतिलिपि, समान कॉपी, ठीक है ना, प्रतिलिपि बनाने की क्रिया है। मतलब मैं हूं यहाँ हमारा कोई क्लोन, ठीक है ना, जैसे मेरी नाक उसकी नाक, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब हूबहू कॉपी जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि यानी आप जानते हैं कॉपी, ठीक। प्रति का मतलब उल्टा होता है ना, विलोम प्रतिलोम, ठीक, तो उल्टा जैसे। इसके तहत एकमात्र जनक या स्त्री हो या पुरुष हो से गैर लैंगिक विधि से जीव की रचना होती है। गैर लैंगिक विधि का मतलब क्या, एक भाई यहाँ गैर लैंगिक का मतलब क्या कि हम लोग कहीं से भी कोई पार्ट ले लिए, मतलब स्किन का ले लिए और उससे ही क्या कर दिए, क्लोन बना दिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या प्रथा है, लैंगिक प्रजनन है, ठीक है ना, लैंगिक प्रजनन है, ठीक। अब आइए यहाँ गैर लैंगिक विधि है, इसमें कैसी विधि है, गैर लैंगिक है, ठीक, वेजिटेटिव प्रोसेस है। आगे आइए, अलैंगिक विधि से सोमैटिक सेल्स के द्वारा, ठीक है ना, सोमैटिक सेल्स, दो सेल होती है, एक फर्टाइल सेल, एक सोमैटिक सेल, ठीक है ना, क्लियर। जीव के जन्म की संभावनाएं खोजने के प्रयासों की प्रक्रिया में ही क्लोनिंग तकनीक विकसित हुई। अब देखिए परेशानी कहां आएगी, यहां से शुरू है परेशानी। धर्मों के धार्मिक गुरुओं द्वारा, ठीक, क्लोनिंग का कड़ा विरोध, ठीक है ना, क्लियर। इनका मानना है कि जीवन की उत्पत्ति प्रक्रिया अत्यंत पवित्र है और मानव क्लोनिंग द्वारा उसमें हस्तक्षेप करके ईश्वरीय प्रकृति चक्र को नियंत्रित करने की अनैतिक चेष्टा की जा रही है, ठीक है ना, क्लियर। ये उनका तर्क है, ठीक, जिसके परिणाम क्या होंगे, घातक होंगे। भाई हमारे यहाँ क्या है, हर चीज का एक बैलेंस है, ठीक है ना। अब है क्या कि पता चला, मान लीजिए क्लास में ही है, 4-5 लोगों का क्लोन बना के टहला दिया जाए तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, ठीक। पता चला हम यहाँ हैं, हमारा क्लोन कहाँ टहल रहा है, बड़े वन पे टहल रहा है कि नहीं है, वहाँ कुछ और अंजाम कर रहा है, तो यहाँ क्या है, ये बैलेंसिंग बिगड़ रही है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। आगे दिया जा रहा है क्या कि जिसके परिणाम घातक होंगे। क्लोनिंग को लेकर नैतिक मुद्दे और तब उभरते हैं
जब हम पाते हैं कि क्लोनिंग की प्रक्रिया अत्यंत क्या है, जटिल है, और जिसमें सफलता का प्रतिशत क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है ना भाई, क्लोनिंग आप कर रहे हो, पता चला आपका हूबहू बना लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई, तो कहीं ना कहीं उस जो क्लोन आपने बनाया है उसके साथ भी तो अत्याचार है ठीक, क्योंकि आपने जीवन दिया, आपने एक जीवन दिया और उसके खराब होने पर कुछ भी उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये अनैतिक है कि नहीं है कि किसी को आपने जीवन दिया, बनाया, और वो कुछ गलत होने पर उसको क्या कर दिया, हटा दिया, तो मतलब ये क्या अनैतिकता है। आगे आइए, क्लोनिंग का नैतिक पक्ष। क्लोनिंग द्वारा मानव शरीर के किसी भी हिस्से का विकास किया जा सकता है। यहां क्या लेना है, किसी भी कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक, क्लोनिंग में यह गुण चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए साबित हो सकता है। भाई चिकित्सा क्षेत्र में साबित हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी किडनी फेल कर गई है, क्लोनिंग किया, कोई आप ही जैसा तैयार किया, उसकी किडनी ली और आप में ट्रांसप्लांट कर दिया, वो फंक्शन करने लगा, तो ये चिकित्सकीय क्रिया में क्या है, एक क्रांति है। ठीक है ना, क्लियर। आमतौर पे अंग प्रत्यारोपण, देखिए क्या है, कोई भी अगर हमको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक, नी ट्रांसप्लांट, कुछ भी, वॉट एवर इज द नेम ऑफ ट्रांसप्लांट, तो या प्लास्टिक सर्जरी जैसी शल्य चिकित्साओं के पश्चात भी कई बार शरीर आसानी से बाहर आरोपित अंगों को स्वीकार नहीं करता है, और इससे बचने के लिए अपनाए गए तरीकों से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव। भाई हमने अंग लगा दिया मान लीजिए, और वो मतलब ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है, मतलब एडजस्ट नहीं हो पाया, तो वो क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को भी क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। आगे दिया हुआ है, क्लोनिंग द्वारा विकसित अंग जैविक संरचना की लिहाज से प्राप्तकर्ता की कोशिकाओं के हूबहू प्रति होंगे। ठीक है ना, आगे आइए, ऐसे में न दुर्घटना, सिर्फ दुर्घटना की स्थिति में बल्कि अनेक बीमारियों के दौरान आवश्यक अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगों की आपूर्ति हेतु क्लोन्स का उपयोग किया जा सकेगा। ये क्रांति है। ठीक है ना, कि भाई एक दुर्घटना हो गई, कोई भी अंग आपका अगर बेकार हो गया तो फाइनली वो ट्रांसप्लांट के थ्रू लगाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ अंगों के अवैध व्यापार व मरीजों के शोषण पर भी रोक लग सकेगी, बल्कि अक्सर शरीर द्वारा प्रत्यारोपित अंग को नकार देने से उपजने वाली समस्याएं भी नहीं होंगी। पुनः परीक्षण हेतु मानव का शोषण होगा, इससे शोषण व अनीति शास्त्र का प्रसार होगा। ठीक है ना। अब यहाँ क्या है कि जैसे इससे क्या है, जैसे ये हो तो सकता है, लेकिन इसमें ये एक तथ्य है कि ये किसी भी अंग से डेवलप किए जा सकते हैं, कहीं से भी। यही तो कहा है। मान लीजिए कोई आपके हॉस्पिटल में आया और आपने क्या किया, कोई भी पार्ट ले लिया और उससे क्लोन उसका बना दिया, इसको पता भी नहीं है कि हमारा क्लोन बन गया। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जा रहा है कि यहाँ उसके शोषण व अनीति शास्त्र का भी क्या हो जा रहा है, प्रसार हो जा रहा है। ठीक है ना। कई कंडीशंस यहाँ जनरेट हो जाती हैं। अब जल्दी में यहाँ देख लीजिए कि नैतिक पक्ष अनैतिक पक्ष क्या है। जैसे नैतिक पक्ष क्या है कि मानव के किसी भी हिस्से का विकास, ठीक, ये क्लोन के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा क्या कि अंग प्रत्यारोपण में आसानी, यानी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आसानी होगी। और तीसरा क्या है, चिकित्सीय शोध में सहायक है। भाई हमें कोई रिसर्च करना है तो उसमें क्या है, ये हेल्पफुल है। ठीक। अब अनैतिक पक्ष क्या है ये जानिए। अनैतिक पक्ष में क्या, सफल प्रयोग के अंगों व जीवों का क्या होगा। मान लीजिए सफल प्रयोग हो गया, ठीक, क्लोन बन गया। अब उस क्लोन का आप क्या करोगे,
ठीक, तो मतलब जीवों का क्या होगा ये समझ में नहीं आया। दूसरा क्या, क्लोन भी अंततः जीवित मनुष्य ही तो होगा। भाई आपने किसी को बनाया, किसी अंग से बना दिया आप जैसा, अब या तो आप एग्जिस्ट कीजिए या तो वो एग्जिस्ट करे। क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगा? आप उसको भी अपने जैसे पढ़ा लिखा लोगे, समाज उसको स्वीकृति देगा, उसको क्या नौकरी लग जाएगी, क्या उसकी शादी हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। पता है वो देखो डबल रोल, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि अरे नहीं वो डुप्लीकेट है शाहरुख खान वाली है, वो तो हेल्प करेगा, राम बलराम है, राम श्याम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए समस्याएं जनरेट हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी। तो ये अनैतिकता है कि आपने किसी को ऐसा जनरेट किया कि वो समाज में उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आप तो एग्जिस्ट कर रहे हो लेकिन उसके एग्जिस्टेंस पे ताला लगा दिया है कि नहीं है। तो ये उसका एक अनैतिक पक्ष हो गया। अब आइए क्या है यहाँ, विकसित क्लोन की राजनीतिक एवं कानूनी पहचान। अपना तो आप आधार लेके दौड़ रहे हो, उसका भी बनवाओगे क्योंकि सेम रेटिना और सेम फिंगर एक्सप्रेशंस होंगे, तो हाउ टू डिफर, ठीक है ना। आपके घर वाले तो खुश रहेंगे भाई ये नहीं ये काम आएगा, ठीक है ना, है कि नहीं है। लेकिन क्या उसको कानूनी मान्यता आप दिलवा पाओगे? कहीं से भी नहीं दिलवा पाओगे, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, एक उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो आप दिलवा ही नहीं सकते हो, ठीक। आगे आइए, शोषण होना है। शोषण ये कि कोई जिसने भी आपका क्लोन बनाया मान लीजिए और आपको पता भी नहीं लगा, तो पता चला आप तो स्कूल गए हो और वो गया है किसी का कत्ल करने, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या है, ये शोषण ही है, ठीक, क्लियर। तो ओवरऑल बाकी आप होप यू ऑल बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है ना। हाँ, आगे आइए, डोनर बैंकों में जमा सैंपल्स का दुरुपयोग होने की संभावना। अब भाई जो डोनर दे रहे हैं, हमने ये कहा कि किसी भी यहां सीधे दिया है, मानव के किसी भी हिस्से से विकसित किया जा सकता है। कई डोनर क्या करते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद आप ये ले लीजिएगा, या जीवित रहते ही क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक। पता चला एक और आ गया उनकी जगह, है कि नहीं है। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक खतरा है, उसका दुरुपयोग है, ठीक। फिर फाइनली परिवार रूपी संस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। पता चला एक परिवार में 2-2 क्लोन एग्जिस्ट कर गए, तो परिवार तो 5 का था अब 7 का हो गया, ठीक। माँ भी पहचान नहीं पा रही है और क्या क्या, ठीक। तो दुनिया भर की चीजें हैं। तो ये इसके नैतिक और अनैतिक पक्ष हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से लिखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। क्लोनिंग के अनैतिक पक्ष सुन लीजिए। वही ज्ञातव्य है कि अणु विज्ञान के नियमों की खोज से वैज्ञानिक अति उत्साहित थे, परंतु इसका पहला प्रयोग किसी सृजनात्मक उद्देश्य के लिए नहीं, विध्वंसक ध्येय के लिए होगा। जाहिर सी बात है, क्लोन जनरली बनाए जाते हैं विध्वंसक ध्येय के लिए, ठीक है ना, क्लियर। मानव क्लोनिंग के दौरान असफल अंगों के साथ खराब अंग भी विकसित होते हैं। क्या उसके प्रति किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? नहीं होगी, ठीक है ना, क्लियर। क्या उसके प्रति, ये हो गया। आखिर वे कोशिकाएं और अंग मशीन अथवा उपकरण नहीं बल्कि क्या है, एक पूर्ण इकाई है, ठीक है ना। वो मतलब मशीन्स नहीं है, ठीक है ना, वो क्या है, एक पूर्ण इकाई है। मशीन होती तो भैया चलो ये इंस्ट्रूमेंट बाजार से खरीदा फिट कर दिया, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, एक पूर्ण इकाई है, पूर्ण मनुष्य है। क्लोनिंग के समर्थक इसे चिकित्सा शोध के लिए उपयोगी बताते हैं, परंतु इस बात से नजरअंदाज नहीं कर सकते कि क्लोन भी अंततः एक जीवित क्या होगा, मनुष्य होगा। और फिर ऐसे में कोई समाज किस आधार पर शोध कार्य हेतु इनका उपयोग कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर। भाई जाहिर सी बात है कि आप वही जैसा एक क्लोन आ जाए, तो भाई अगर हम उसका पता चला शोध कर रहे हैं, उस पर दवा
छिड़क छिड़क के देख रहे हैं कि ये दवा से ये जल रहा है कि बच रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी भाव आएगा, दया आएगी कि ये तो यार पूरा एक जीव है, क्यों हम इसको मार रहे हैं। भाई ह्यूमन इमोशंस भी तो हैं, ठीक। तो शोध क्या करना उचित होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्लियर। यदि क्लोन को मानव का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो उनके शोषण का रास्ता खुल जाएगा और फिर दुनिया में दास व्यवस्था शुरू हो जाएगी। याद होगा आपको किसका, कौन थे, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। सबसे ज्यादा दास किसके दरबार में, उसी के दरबार में, ठीक है ना। तो दास प्रथा शुरू हो जाएगी और इनके एक संपत्ति के रूप में भी देखा जाने लगेगा, ठीक है ना, कि भाई वो दास है, ठीक। आमतौर पे लोग अस्पताल में जांच को लेकर अंगों तक को जमा या दान करते हैं, ठीक। और ऐसे में संभावना है क्या कि दुरुपयोग करेंगे, ठीक है ना, क्लोन बना लिए, ठीक। क्लोनिंग व्यक्ति की जिस उम्र में तैयार की जाएगी, क्लोन भी उसी उम्र का होगा, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए यदि 32 वर्ष के व्यक्ति, ठीक है ना, 32 वर्ष के व्यक्ति के अंगों का क्लोन बनाया जाता है तो क्लोन भी कितने वर्ष का होगा, 32 वर्ष का होगा। ऐसे में नैतिक प्रश्न ये उठता है कि क्या समाज उस क्लोन को नैतिक जिम्मेदारी लेगा जिसकी वर्ष 32 वर्ष तक की आयु है ही नहीं। मतलब उसने 32 आपका क्लोन बना, आप 32 के, क्लोन भी 32 का, लेकिन क्लोन उसके पहले का जीवन उसका क्या होगा, भाई उसके साथ तो अत्याचार हुआ। आप तो अपना क्लोन बनाए 32 साल जिए भी, उसके आगे भी जियोगे, क्लोन भी जिएगा, वो ठीक है, लेकिन उसके पहले की का जीवन की जिम्मेदारी कौन लेगा, ठीक है ना। ये भी एक नैतिक प्रश्न है, ठीक है ना। क्लोनिंग का प्रभाव परिवार अंततः समाज पर भी पड़ेगा, चूंकि क्लोनिंग के द्वारा एक जनक नर या मादा ऐसे ही संतानोत्पत्ति कर सकेगा, इसलिए परिवार की जैविक भूमिका पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और साथ ही सामाजिक परंपराएं व संस्थाएं लुप्त प्राय होने लगेगी, ठीक है ना। मानव क्लोनिंग पर उपजा नैतिक विमर्श इस बात को स्पष्ट करता है कि इतनी महत्वपूर्ण विधा से जुड़ी आशंकाओं के निराकरण से पहले मानव क्लोनिंग को अनुमति प्रदान करना उचित नहीं होगा और फिर भी इस क्षेत्र में शोध कार्य जारी रखना चाहिए। शोध कार्य तो भाई जारी रखें, लेकिन ये है नैतिक अनैतिक पक्ष ध्यान में रखते हुए ही रहे, ठीक। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, स्पष्ट कीजिए कि नीति शास्त्र समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। भाई ये तो कर लेना चाहिए आपको कि नीति शास्त्र, ठीक। नीति शास्त्र किसका विज्ञान, आचरण और चरित्र का। हमारे समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हम लोग निर्धारित कर रहे हैं किससे, नीति शास्त्र से। तमाम स्तरों पर, ठीक है ना, चाहे वो जैविक स्तर पर हो, चाहे वो पर्यावरण स्तर पर हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो आपका मेडिकल स्तर पे हो, ठीक है ना, या खेल स्तर पे हो या मीडिया स्तर पे हो, हर स्तर पे नीति शास्त्र आपकी मदद कर रहा है और क्या अच्छा है क्या बुरा है उस क्षेत्र के लिए ये क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो यही नीति शास्त्र का क्या हुआ, मानव का किस प्रकार भला करे, यही सब आपको लिखना है, ठीक है ना, क्लियर। एक बार देख लीजिए इन चीजों को, जैसे नीति शास्त्र क्या है, अनुचित उचित, क्या सही क्या गलत, वही सब चीजें हैं, ठीक। फिर सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का क्या प्रभाव, व्यक्तिगत पे क्या प्रभाव है और सामाजिक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का क्या प्रभाव है, ठीक है ना। इन सबको देखेंगे और इसी के हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आ जाइए देख लीजिए, दिया हुआ है नीति शास्त्र का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में। अगर सार्वजनिक क्षेत्र में देखें, ठीक, तो प्रभावशीलता है, जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी और उत्तरदायित्व यानी लायबिलिटी, ठीक है ना, क्लियर, या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। मूल्य परक राजनीतिक सुशासन और नैतिक अभिशासन ये प्रशासनिक स्तर पर है,
ठीक है ना। फिर निजी क्षेत्र में अगर आ जाइए, प्रतिबद्धता है, ठीक है, कार्य संतुष्टि है और भावनात्मक प्रतिबद्धता है। सामाजिक क्षेत्र में आएंगे तो वंचन से बचाव है। वंचन से बचाव का मतलब क्या, कोई चीज कमी रह गई है, वंचित रहना, ठीक है ना। वंचित यानी कमी, तो वही वंचन है, ठीक। दुष्प्रवृत्तियों पर रोक और अपराध, वेश्यावृत्ति आदि और स्वीकार्य या अस्वीकार्य मानदंड, तो ये सब प्रभाव पड़ेगा डिफरेंट उस पे, ये ध्यान में रखिएगा, इसे एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन एक नैतिक कार्य है, ठीक है ना, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, प्रशासन की, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन पाने की चाह है, अलग है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन कैसा कार्य है, एक नैतिक कार्य है। इसमें पेपर 4 में आप लोग को एथिक्स दे देता है, ठीक है ना। क्लियर। और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। प्रशासन क्या है, एक नैतिक कार्य है, और प्रशासक क्या है, एक नैतिक अभिकर्ता है, ठीक है ना। क्लियर। कथन की विवेचना कीजिए, ठीक भाई। प्रशासन में जाहिर सी बात है आप डिफाइन करोगे कि कोई भी प्रशासन, ठीक, सुचारू रूप से तभी चलता है जब हम अपने नैतिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं, ठीक। नैतिक दायित्व क्या है, वो कार्य हो गए, और उनकी पूर्ति क्या हो गई, नैतिक अभिकर्ता के कार्य हो गए, ठीक है ना। दायित्व क्या है, लोगों की सेवा। भाई प्रशासक आप बनाए गए हैं, प्रशासक को हम लोग नौकरशाह कहते हैं तो आप पब्लिक सर्वेंट है, कहा गया है ना, पब्लिक सर्वेंट। तो सर्वेंट का मतलब क्या, सर्वेंट का मतलब वही नहीं हो जाता है कि नौकर है, मतलब क्या, समाज के सेवक हैं, ठीक है ना, समाज सेवक। कई लोग अपने गाड़ियों पे भी लिख लेते हैं समाज सेवक, ठीक है ना। क्लियर। तो आप समाज की सेवा कर रहे हैं, और समाज की सेवा में क्या क्या आता है भाई, समाज में भूखमरी ना हो, हिंसा ना हो, सद्भाव हो, न्याय सबको मिले, चिकित्सीय सहायता मिले, इस सब के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और उन सब को सुचारू रूप से चलाना ये अभिकर्ता का कार्य है, ठीक है ना। तो सारे उत्तर आपको आई होप मिल गया होगा, ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते ये सब चीजें आप जान जाएंगे, तो इसे एक बार घर पे पढ़िएगा, ठीक है ना, कि क्या क्या कार्य हैं, कैसे कैसे कार्य हैं। इसमें मैक्स वेबर महोदय ने भी कहा है, इनका नाम जरूर हाईलाइटेड कीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर। हाँ, इनके अलावा आप लोगों को जो मैंने बताया है, कई थेरीज बताई है, जैसे कि मानकीय नीति शास्त्र, ठीक है ना, उसमें डिओंटोलॉजी, टीलियोलॉजी, उसको भी आप व्याख्या करते हुए इसको डाल सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई लक्ष्य ही नहीं, नियम सही होने चाहिए, ठीक है ना। समाज को ऐसा बनाना, इस तरीके का वो करना, ठीक। उसमें कांट को भी डाल सकते हैं, गीता को भी डाल सकते हैं, निष्काम कर्म का सिद्धांत, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। फिर मोरल थिंकर्स है, मोरल थिंकर्स तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें गांधीवाद हमेशा डाल सकते हैं। गांधी क्या, सत्य और अहिंसा, ठीक है ना, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें डालते हुए आप मेंशन कर सकते हैं, अच्छा खासा आंसर लिख सकते हैं, लिखने की कोशिश कीजिए। देन आफ्टर इसको एक बार देखिए, ठीक है ना। पहले तो उस चीज़ को समझिए, चैप्टर में है क्या, क्वेश्चंस देखिए, फिर क्वेश्चंस को अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए, पढ़िए, लिखिए, पढ़िए। तो मतलब ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, आप आंसर लिखने लगोगे, ठीक है ना। यही तरीका होता है, ठीक। अब आप केवल ये चाह लें कि मैं केवल पढ़ूं, कई लोग बस पढ़ते रहते हैं, लिखने की बारी आती है तो छूना ही नहीं चाहते हैं, और ठंडी ज़्यादा है, ठीक है ना, काहे लिखें, ठीक। और इम्तहान में आप जाते हो, एक दिन में आपको 80 पन्ने लिखने पड़ते हैं, बताइए। किसी दिन आप 2 पन्ने भी नहीं लिख रहे हैं, और एग्जाम में जाकर के 80 पन्ने लिख रहे हैं। आप पीसीएस की बात कर लीजिए, पीसीएस में एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। 20 क्वेश्चन में 10 8 नंबर वाले और 10 12 नंबर वाले,
8 नंबर वाला जो है उसके लिए 1.5 पन्ना छूटा रहता है। क्यों? क्योंकि 125 शब्दों का लिखना रहता है। ठीक, 1.5 पन्ना छूटा रहेगा, कहीं कहीं 2 छूटा रहता है। 125 शब्द में आपको पूरा करना है। और जो 12 नंबर वाले होते हैं उसके लिए 2 पन्ने छूटे रहते हैं, कहीं कहीं 2.5 पन्ने, 3 पन्ने भी छूटे रहते हैं, और वो 200 शब्दों का लिखना है, 200 वर्ड्स। अगर अमूमन माना जाए कि 1.5 पन्ना इसके लिए, 8 नंबर के लिए, तो 10 क्वेश्चन के लिए आपके 15 पन्ने हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। और इसी तरीके से अगर आपने 12 नंबर वाले के लिए माना कि 200 शब्द लिखना है, 2 पन्ने छूटे रहते हैं, तो 10 क्वेश्चन उसके 20 पन्ने हो गए कि नहीं हो गए? 20 और 15 35 पन्ने। तो 35 पन्ने तो आपको लिखने ही हैं, प्लस एक्स्ट्रा छूटा रहे, और मात्र 3 घंटे में। ठीक है ना? और एक दिन का शेड्यूल 6 घंटा, एक शिफ्ट ये, एक शिफ्ट वो, तो कितना हुआ? 6 घंटे में 70 पन्ना, 75 पन्ना। अब आप खुद सोचो, घर पे आप 2 पन्ना भी नहीं लिखोगे, और वहाँ जा कर के एकदम, और ऐसा होता है कि 3 घंटों में 35 पन्ना लिखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और ऐसा चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि आपका, अगर आपने ऊपर देख लिया या कोई आपको शंका फील हो गई, तो आपका निकटस्थ पड़ोसी आपसे 2 क्वेश्चन आगे हो जाएगा। ठीक है ना? और आप देखते रह गए, अगले साल का वेट करो, वो आगे निकल जाएगा। ठीक है ना? तो ये परीक्षा बड़ी एकाग्रता की है, ये ध्यान में रखिएगा। नॉलेज बड़ी चीज़ नहीं है, लिखना बड़ी चीज़ है। जितना आपकी लेखन शैली अच्छी होगी, जितना आप सुचारू रूप से लिखेंगे, पढ़ तो सब लोग ले रहे हैं भाई, वही इथिक्स है, वही भूगोल है, वही इतिहास है, कुछ बदला नहीं है। ठीक है ना? पिछले 10 साल से यही सिलेबस चल रहा है, लेकिन निकलने वाले निकल जा रहे हैं। ठीक है ना? तो निकल भी कौन रहा है? जो लिख रहा है। ठीक है ना? इसलिए लिखना अनिवार्य है। ठीक है ना? अनिवार्य शर्त है इसमें, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे आइए। इस प्रश्न को कल ही मैंने बताया है। नीति शास्त्र में इडियोलॉजिकल और डीओंटोलॉजिकल प्रणाली के बीच अंतर। ठीक, प्रश्न आया वही। ठीक, ये देखे थे आप लोग। ठीक, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आइए, यहाँ एक प्रश्न है। कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। सही है? ठीक, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि कुछ मानवीय मूल्य क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं और शाश्वत होते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है ना? मूल्य कई तरह के होते हैं, कुछ बदलने वाले होते हैं और कई मूल्य शाश्वत होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। जैसे सत्य, किसी क्षेत्र में चले जाइए, सत्य का बोलबाला है। मानते हैं अहिंसा, अहिंसा कैसा मूल्य है? सार्वभौमिक मूल्य है। मानते हैं शांति, ये कैसा मूल्य है? सार्वभौमिक मूल्य है और शाश्वत मूल्य है। प्रेम कैसा मूल्य है? सार्वभौमिक मूल्य है। ठीक है ना? शाश्वत मूल्य है, मतलब बदलने वाले ये मूल्य नहीं है। ठीक है ना? इनका समय, परिस्थिति, इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेम है और फिर घृणा में बदल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? हाँ, चलिए आगे देख लेते हैं। तो वही है। ठीक, इसमें मतलब क्या? अस्थाई मूल्य यानी सार्वभौमिक, जिनको हम लोग एब्सोल्यूट कह रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? आइए, मूल्य वे आदर्श होते हैं जिन्हें मानव प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में, जीवन के वे तत्व जिन्हें हम महत्वपूर्ण व वांछनीय मानते हैं। ठीक है ना? क्लियर? वांछनीय का मतलब क्या? वांछित होते हैं, जिनकी इच्छा की जाती है। ठीक है ना? वॉलंटरी। ये हमारे व्यवहार के मानक एवं दिशा निर्देशक होते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि हमारा व्यवहार भी उसी तरह का होगा जैसा हमारे मूल्य होंगे। ठीक, मूल्य व्यक्ति के जीवन में केंद्रीय स्थान रखकर उसके चरित्र को अर्थ और मजबूती प्रदान करता है। मूल्य व्यक्ति के निर्णयों, इच्छाओं, व्यवहार, संबंध, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड को दर्शाते हैं। ठीक, अब आइए
मूल्य सापेक्ष और निरपेक्ष हो सकते हैं। सापेक्ष मूल्य वे जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक मानकों पर आधारित होते हैं, ठीक है ना, अर्थात उनके पसंद नापसंद, सामाजिक नियम, परंपरा आदि पर आधारित होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या है? सापेक्ष है, ठीक। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति में कैसा मूल्य है? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना, अर्थात पूरे पृथ्वी को परिवार मानना, ठीक है ना, मानने का मूल्य रखती है। वहीं पश्चिमी मूल्यों में उदारवादी, लिबरल, ठीक, व्यक्तिवादी और फिर उसके बाद उपयोगितावादी, ठीक है ना, मूल्य प्रचलित है, ठीक है ना, क्लियर। उपयोगितावादी का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने कल आपको बताया था, एक था हेडोनिज्म और एक था यूटिलिटेरिज्म, ठीक है ना। उपयोगितावाद, सुखवाद कहता था कि एक व्यक्ति का सुख और एक व्यक्ति से ज्यादा का सुख है तो वो उपयोगितावाद कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन पूरे विश्व का, पूरी धरती का वसुधैव कुटुंबकम, उसको परिवार मानना, ये इधर की संस्कृति है, ठीक है ना, क्लियर। उपयोगितावाद में स्वार्थवाद भी छिपा है, आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। वहां क्या है? स्वार्थवाद है, स्वार्थ है, ठीक। वही तो था स्वार्थवाद, सुखवाद, फिर उपयोगितावाद, ठीक। तो ओवरऑल सब एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए। आगे आइए, ये मूल्य संस्कृति विशिष्ट होते हैं और समाज में संगति लाने के लिए विकसित होते हैं, ठीक। एकल परिवारों और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मूल्यों को भी भारतीय समाज में मान्यता मिल रही है। अब ये आइए समाज में देखिए, सापेक्ष कौन है? समय और संस्कृति के अनुसार परिवर्तित होते हैं। ऐसे मूल्य क्या हैं? सापेक्ष। और निरपेक्ष मूल्य ये स्थिर होते हैं, अर्थात समय, स्थान, संस्कृति से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। निरपेक्ष मूल्य आ जाइए कौन कौन से हैं? ऐसे मूल्य जो बदल नहीं रहे हैं, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं? मौलिक मूल्य कह रहे हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल वैल्यूज, ठीक। उदाहरण के लिए सत्य, कृतज्ञता, शांति, अहिंसा, सहानुभूति, समानुभूति, मतलब ये सारे जितने अच्छे, जिसको कहा जाता है कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए होते हैं, वो हमारे क्या है? यही मूल्य है, ठीक। आचरण अथवा व्यवहार के मानक समाज तथा व्यक्ति में भिन्न होते हैं, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें सार्वभौमिक मूल्य माना जाता है, ठीक है ना, क्लियर। उदाहरण के लिए हत्या हर समय समाज में एक अपराध है, इसलिए अहिंसा क्या है? सार्वभौमिक अपराध है, ठीक है ना, मतलब हाँ आदर्श है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि भाई ये आदर्श को ही हम क्या कह रहे हैं? वैल्यूज कह रहे हैं, मूल्य कह रहे हैं, ठीक है ना। अरे एक वर्ड गलत निकल गया तो उसे ठीक सब एडजस्ट कर लेना चाहिए, ठीक। हाँ, तो कांट ने मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी को एक सार्वभौमिक मूल्य माना है। इसी तरह रॉल्स ने न्याय को सार्वभौमिक माना है, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब सबके अपने अपने विचार हैं, वहां आपको उसी के हिसाब से देना है। इस प्रकार मूल्य सार्वभौमिक, सापेक्ष या गतिशील हो सकते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसा कि आइंस्टीन ने कहा है कि सफल आदमी के बजाय मूल्यों वाले आदमी बने, ठीक है ना। सफल आदमी के बजाय कैसे आदमी बने? मूल्यों वाले, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, फिर दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न। नीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं को सही या गलत मानने के मानदंड की जांच करती है। एक सिविल सेवक के लिए नैतिक मार्गदर्शन के विभिन्न स्रोत क्या हैं? ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ जानना क्या है, नीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं को, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, पहला ही वाला क्वेश्चन था कि मानवीय क्रियाकलाप को कैसे कैसे बदल रहा है, ठीक है ना।
वो इसी तरीके से है, उसको एक बार आप देखिएगा, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है ना। जो नई चीजें हैं वो देखने लायक है, ठीक, इसे आप एक बार देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, आइए, ये तो वही है। हाँ, ये एक नया क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र, ठीक है ना। पर्यावरणीय नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में पर्यावरणीय नीति शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है ना। इसमें आइए, इसमें ये दिया हुआ है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या है। मनुष्य और पर्यावरण के आपसी संबंधों के नीति शास्त्र सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के आलोक में अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मानवीय क्रियाकलापों का नैतिक आधार पर मूल्यांकन किया जाना, यही हमारा है। अब जैसे क्या है कि जैविक अजैविक संसाधनों से परिपूर्ण है हमारा पर्यावरण, ये आप जान रहे हैं। और आज का मनुष्य क्या है? स्वान प्रवृत्ति का हो गया है, मतलब अनियंत्रित भूख हो गई है विकास की, ठीक है ना। ये अनियंत्रित भूख किसकी है? डेवलपमेंट की, विकास की, ठीक है ना, ग्रोथ की, ठीक, क्लियर। और इसके कारण वो अंधाधुंध दोहन कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। और इस प्रकृति के की प्रतिस्थापन शक्ति क्या होती जा रही है? कमजोर होती जा रही है, ठीक। महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, और अच्छा स्टेटमेंट है। क्या? प्रकृति के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के पर्याप्त संसाधन है, किंतु हमारे लालच के लिए नहीं। भाई लालच आपकी क्या है? कि संपूर्ण पृथ्वी हमारी है, ठीक है ना, ये आपका लालच है। और आप थोड़े में ही संतुष्ट रहो, यहाँ सैचुरेशन लेवल देखा जाता है, ठीक है ना, क्लियर, कि आपकी आवश्यकताएं पूरित होती रहे बस, ठीक है ना। ये नहीं कि अब आवश्यकता, आपको आवश्यकता किसकी है? भाई खाना मिल गया, पीना मिल गया, रहने को, ठीक, एक आय का हल्का फुल्का साधन हो गया, बहुत है। लेकिन उसके बाद भी लोग रुक नहीं रहे हैं, ठीक। एक घर नहीं है, हमको तो 5 घर चाहिए, ठीक। हर कैपिटल्स में एक घर चाहिए। लालसा की कमी है भाई, हर जगह है, ठीक। और कुछ लोग तो अब मार्स पे भी जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वहां भी कॉलोनी मिल जाए तो बस जाए, ठीक, भले ना पहुंच पाए ठीक। देखिए आवश्यकताएं। अब आइए वनाग्नि। वनाग्नि आप जान रहे हैं, वन की अग्नि, झूम कृषि, ठीक है ना। फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग, नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण से मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण को क्या कर रहा है? क्षति पहुंचा रहा है, ठीक, क्लियर, और खुद प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। आज जो है डिफरेंट केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, किसमें? फर्टिलाइजर्स में, और वो हम खा रहे हैं तो स्वयं को ही प्रभावित कर रहे हैं, ठीक। दूध है आज मिलावटी ही मिल रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम मिलावट वाली दुनिया में नहीं रह रहे। कोई भी अगर पैकेज्ड फूड है तो वो जाहिर सी बात है बनाया गया है किसके लिए? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, लेकिन लोग उसको बड़े चाव से खाते हैं। ठेला ठेलिया किनारे है, ठीक है ना, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, आदमी क्या कर रहा है? उसका उपभोग कर रहा है, स्वाद तो मिल रहा है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ टंग, ठीक है ना, क्लियर। वहाँ सरफेस टेंशन बढ़ जा रहा है तो स्वाद मिल रहा है। गरम गरम खाने पे हमको क्या मिलता है? स्वाद मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक। वो तो साइंस है, लेकिन वही साइंस के कारण आप कहाँ जा रहे हो? गर्त में, ठीक, क्लियर। तो ये सब चीजें हैं। आगे आइए, आगे दिया है ओजोन परत की क्षति, जीव जंतुओं का अत्यधिक शिकार एवं व्यापार आदि समस्याएं पर्यावरण के संतुलन को क्या कर रही हैं? बिगाड़ रही हैं। अब ये देख लीजिए मनुष्य की स्वान प्रवृत्ति, ठीक, कहाँ कहाँ है? समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही है? एक प्रदूषण, एक हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, जीव जंतुओं का ह्रास हो रहा है, और GHG ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन में वृद्धि,
ठीक है ना, इन सबके में वृद्धि हो रही है, तभी हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है ना, आगे आइए, समाधान। ठीक, पर्यावरणीय नैतिकता अर्थात पर्यावरण के संबंधों में नैतिकता के सिद्धांतों और मूल्यों के संदर्भ में अध्ययन। ठीक है ना, क्लियर। आप इसको अपने तरीके से भी ढाल सकते हैं, बना सकते हैं चीजों को, बस समझे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली लिख लेंगे। प्रयास करना है बस। भाई हर कोई जान रहा है भाई पर्यावरण इथिक्स क्या है, जाहिर सी बात है इथिक्स जो बनाए गए हैं ताकि हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें नैतिक नियमों द्वारा। ठीक, गांधी जी का कोटेशन लिख दिया कि मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन है, उसकी लालच के लिए नहीं। ठीक, और फिर फाइनली क्या क्या हार्म्स हैं और क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और कैसे इनसे निपटा जा सकता है, लिख दिया, पूरा नंबर आपको मिल गया। कुछ है वो तो आप अपने से बना के लिख सकते हो। ठीक है ना, बस थोड़ी सी भाषा प्रयोग किसका हो, इथिकल। ठीक है ना, इथिकल भाषा का प्रयोग। चलिए आगे आइए, आगे नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गर्भ का चिकित्सकीय समाप्ति संशोधन विधेयक 2020 को सहमति दी गई। ठीक, ये उस समय का प्रश्न है। यद्यपि गर्भपात को अनेक देशों ने कानूनी दर्जा दिया हुआ है, ठीक, तथापि गर्भपात विरोधी कानूनों और अदालती माध्यमों से इसे प्रतिबंधित करने पर जोर देते हैं। गर्भपात से कौन कौन से नैतिक मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, ठीक, तथा भारत सरकार द्वारा गर्भपात की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है ना, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं ये आपको जानना है। अब यहाँ क्या है जानिए, गर्भपात का मतलब क्या, शिशुओं की समाप्ति से। ठीक, कभी कभी गर्भवती महिला के आंतरिक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं या चोट लगने की घटना को छोड़कर जब मानव क्रिया द्वारा प्रेरित, देखिए यहाँ दो चीजें, गर्भपात जैसे एक एक्सीडेंटल हो गया, ठीक है ना, महिला गर्भवती है और गिर जाए या समथिंग कुछ इस तरह से, तो गर्भ का नष्ट होना वो गर्भपात की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है ना, क्लियर। यहाँ क्या है, यहाँ केवल उसको माना जा रहा है जब मानव क्रिया द्वारा प्रेरित या जबरन गर्भपात कराया जाता है। ठीक है ना, क्लियर, उसके लिए ये कानून है। तब अनेक नैतिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं तथा माता तथा भ्रूण दोनों के जीवन का मूल्य, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अपने शरीर पर स्त्रियों का अधिकार, इन नैतिक मुद्दों के समर्थन में भिन्न भिन्न तर्क दिए जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि किसका, एक तो माता और भ्रूण, ठीक, जो बच्चा होने वाला था उसका भी अधिकार छीना गया। ठीक है ना, तो ये इन सब मुद्दों पर होता है। आगे आइए, आगे दिया हुआ है, मानव जीव की उत्पत्ति मूलक बनना ही अप्रतिम मानव की रचना से संबंधित है। अतः प्रत्येक अजन्मे अबोध शिशु को अन्य मानव जीव की भांति सभी मानवाधिकार उसके गर्भ में आने के समय ही प्राप्त हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि माँ के गर्भ में एक वो होता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा के जरिए बच्चे का क्या होता है, पोषण, बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलती है। ठीक है ना, माँ के जरिए मिल रही है, प्लेसेंटा के थ्रू मिल रही है। फिर उसके बाद क्या है कि वो मतलब अगर गर्भ में आ गया तो उसके अधिकार भी क्या हो गए, सुनिश्चित हो गए। अगर कोई उससे उसको वंचित कर रहा है तो वो भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज वही कही गई है, मानवाधिकार उसके गर्भ में आने के समय से ही क्या हो गया, उसे प्राप्त हो गया। ठीक, प्रत्येक अवस्था में मानव जीवन के प्रति सम्मान एक मुख्य सिद्धांत है। ठीक है ना, अब वो गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर।
एक बार यदि शुरुआती जीवन के प्रति असम्मान दिखाया जाता है तो मानव जीवन का मूल्य व महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। गर्भपात की प्रक्रियाएं शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम से युक्त हैं। गर्भपात में एक भावी बच्चे की हत्या का भाव स्त्री के मस्तिष्क में भी कैसा लगेगा, अपराध को, कि भाई उस बच्चे को हम क्या कर सकते थे, मतलब उसका पालन पोषण कर सकते थे, अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते थे। बच्चियां बच्चों के मतलब लड़कियां लड़कों के टक्कर की हैं, उस तरह से बना सकते थे। लेकिन ये चीजें नहीं, उसको कहीं ना कहीं क्या होगा, अपराध बोध होगा। ठीक है ना, कि हम उस बच्चे का पालन पोषण कर सकते थे, उसको ले आ सकते थे, लेकिन फाइनली ये नहीं हुआ। ठीक है ना, आगे आइए। ज्यादातर धर्म गर्भपात के सभी रूपों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और करना भी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। जो माता पिता आर्थिक हालात की वजह से गर्भपात कराने के लिए विवश होते हैं, वे संज्ञानात्मक निसंगतता का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल किसके बारे में हो गया, गर्भपात के बारे में। यहाँ इसके नैतिक मुद्दे हैं। क्या क्या नैतिक मुद्दे हैं, एक अजन्मे बच्चे का मानवाधिकार, दूसरा क्या, शुरुआती जीवन के प्रति असम्मान। ठीक है ना, पहले ही से सोच लिया गया कि अरे लड़की होने वाली, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, तो मतलब असम्मान जनरेट हो गया। ठीक है ना, ऐसा है, आज भी है। इसी वजह से एमनोसिंथेसिस है। ठीक है ना, मानव जीवन के मूल्यों में ह्रास। ठीक, इसके बाद संज्ञानात्मक निसंगतता, और फिर भावी बच्चे की हत्या का भाव। ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब नैतिक मुद्दे हैं, और ये 2020 के तहत वो किया गया है कि 20 सप्ताह, ये तो कानून है, थोड़ा सा आप इसको जानिएगा, समझिएगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको देखिएगा। तो ओवरऑल ये जो है, ये प्रोसेस का नाम है, ये इसको प्रसव पूर्व डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कहा जाता है। ठीक है ना, अधिनियम उसी पर आधारित है पूरा। ठीक, बाकी जो है हम लोग कल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना, और ये आपको भेज देते हैं, इसे आप लोग भी पढ़िएगा। ठीक है ना, क्लियर। अभी मैं ग्रुप में शामिल हो जाता हूँ, मैं शायद हूँ नहीं तो मैं भेज देता घर आने से पहले ही, जिससे पहले आप पढ़े रहे। ठीक है ना, फिर हम पढ़ाएं तो फिर ज़्यादा समझ में आए। ठीक है ना, चलिए फिर, ओके, थैंक यू। अब इसको हम जो है अपने वो हो जाए।